अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट द रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स, कि अगर हमारे पास हड्डी टूट जाए तो वो किस तरह रिपेयर होती है। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि हड्डी टूटती किस तरह है, इनके काजिज़ क्या होते हैं और फिर इनकी रिपेयर किस तरह होते हैं, कितने ड्यूरेशन में रिपेयर होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास जितनी बोन्स जो हैं वो क्या है, हार्ट कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स आर हार्ट कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी बोन्स हमारे पास इंतहाई क्या है, रिजिड है, हार्ड है। ये इतनी इजीली नहीं टूटते, लेकिन अगर इस पे प्रेशर ज़्यादा आ जाए जो कि उसको बर्दाश्त ना कर सके तो वो टूट भी जाते हैं। कुछ हमारे पास सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं लाइक कार्टिलेज, वो इतनी आसानी से नहीं टूटते, बल्कि इनके अंदर क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, जबकि बोन्स क्या है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। अब ये जवानों के अंदर और बूढ़ों के अंदर यानी यंग एज में और ओल्ड एज में इनके काजिज़ यानी ब्रेकेज ऑफ या फ्रैक्चर के काजिज़ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फ्रैक्चर बोलते हैं द ब्रेकिंग ऑफ बोन्स को, हड्डी के टूटने को बोलते हैं फ्रैक्चर। तो यंग एज में क्या इनके क्यों काजिज़ होते हैं, यंग एज में एक यंग एज है, एक है ओल्ड एज, कि जवानों के अंदर हड्डियाँ किस तरह टूटते हैं, ओल्ड एज उम्र रसीदा लोगों के अंदर हड्डियाँ किस तरह टूटते हैं। यंग एज में ज़्यादातर टूटते हैं, यानी अगर कोई चोट आ गई, ट्रॉमा बोलते हैं, फिजिकल इंजरी को बोलते हैं। कोई चोट आ गई तो जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो या टूट जाते हैं या ट्विस्ट हो जाते हैं, यानी वो मुड़ जाते हैं। जवानों के अंदर, यंग पीपल के अंदर क्या होता है कि अगर बोन्स पे क्या हो गया, कोई फिजिकल इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, तो बोन या टूट जाता है या मुड़ जाता है। इसके साथ साथ स्पोर्ट इंजरीज किस चीज़ को बोलते हैं, यानी हम क्या करते हैं, खेलते वक्त अगर कोई हड्डी टूट गई, जिस तरह फुटबॉल ज़्यादातर लोग खेलते हैं तो इनके अक्सर टांगे टूट जाते हैं, या कोई क्रिकेट खेलते हैं जो कि डाई वगैरह लगा के इनके बाजू वगैरह टूट जाते हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल इंजरीज किस चीज़ को बोलते हैं, कि कोई एक्सीडेंट कर लेते हैं। ज़्यादातर आजकल ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट किस चीज़ के ज़्यादा हैं, मोटरसाइकिल के, यानी मोटरसाइकिल चलाते वक्त वो गिर जाते हैं या कोई किसी और गाड़ी से टकरा देते हैं या इस तरह कोई गाड़ी चला देते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो उसको हम बोलते हैं, यानी इसकी वजह से जो इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गई, ऑटोमोबाइल इंजरीज और ऑटोमोबाइल फ्रैक्चर्स। इसके साथ साथ अगर बंदा किसी ऊंची जगह से गिर जाए तो इसकी वजह से होते हैं। ओल्ड एज में जो बोन फ्रैक्चर से ब्रेकिंग ऑफ बोन है, चूँकि ज़्यादातर ओल्ड एज में बोन्स क्या होते हैं, 3 होते हैं एंड वीक होते हैं, लिहाजा ओल्ड एज में फ्रैक्चर ऑफ बोन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में डीमिनरलाइजेशन होती है। डीमिनरलाइजेशन यानी मिनरल निकलते हैं, जो कैल्शियम है फास्फेट से ये बोन से निकलते हैं, बोन्स की डेंसिटी कम होती जाती है। तुम लोग अक्सर सुनते आते हो, कहते हैं कि फलाना बंदा इनका पाँव फिसल गया, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं मामूली सी भी इसका पाँव फिसल जाता है, या वॉशरूम में अक्सर इनकी हाथ या टांगे टूट जाते हैं। तो ये ओल्ड एज में और यंग एज में इनके अंदर क्या है, काजिज़ डिफरेंस है। अब हम अगर कोई हड्डी टूट जाए तो इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं। कोई हड्डी हमारे पास क्या हो गई, टूट गई, तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। एक है हमारे पास रिडक्शन, सेकंड है रीअलाइनमेंट, थर्ड हमारे पास है इमोबिलाइजेशन, और फोर्थ है हीलिंग का प्रोसेस है।
अब इन 4 स्टेप्स को हम वन बाय वन क्या कर लेते हैं, इनको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रिडक्शन की तरफ कि रिडक्शन किस चीज़ को बोलते हैं। रिडक्शन वैसे इंग्लिश में रिडक्शन का मतलब है किसी चीज़ में कमी आना, किसी चीज़ में कमी आना। केमिस्ट्री में हम रिडक्शन को बोलते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यानी बायोलॉजी में हमारे पास जो रिडक्शन है उसको हम बोलते हैं एनाटोमिकली या एनाटोमिकल रिडक्शंस। ये 2 वर्ड से बना हुआ है। री बोलते हैं, बेक को बोलते हैं, ड्यूसर कहते हैं, ब्रिंग को बोलते हैं, यानी ब्रिंग बेक। ब्रिंग ब्रेक का क्या मतलब है, रिडक्शन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये क्या है ये एक हड्डी है, क्या है, हड्डी है। अब ये हड्डी टूट गई, क्या हो गई, टूट गई, इनके एंड क्या हो गए, साइड पे हो गए, यानी ये एक हड्डी है, ये टूट गई। अब इस हड्डी का अपनी पोजीशन पे वापस आना, अपनी जगह पे वापस आना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यानी जो हमारे पास फ्रैक्चर है वहाँ पे जो बोन्स साइड पे चले गए, इस बोन्स का अपनी जगह पे वापस आना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिडक्शन। क्लियर हो गया। अब रिडक्शन की अगेन हमारे पास 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिडक्शंस, टाइप्स ऑफ रिडक्शन। एक है हमारे पास क्लोज्ड रिडक्शन और एक है हमारे पास ओपन रिडक्शन। एक क्या हो गया, क्लोज रिडक्शन हो गया। सेकंड हमारे पास है ओपन रिडक्शन है। क्लोज रिडक्शन किस चीज को बोलते हैं, क्लोज रिडक्शन यानी क्या कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हड्डी है, ये हड्डी टूट गई, लेकिन इनकी जो एंड है वो क्या है, मतलब एक दूसरे के साथ साथ है। हड्डी टूट गई इतनी, वो अपनी जगह से ना हटे, यानी उनकी एंड क्या है, साथ साथ है। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और ज़्यादातर हड्डियाँ इस तरह नहीं होती, कुछ हड्डियाँ इस तरह भी टूटती हैं कि फॉर एग्जांपल बाजू टूट गया या टांग टूट गया तो ऊपर से सारा का सारा स्किन ठीक होता है, लेकिन अंदर से टूटी हुई होती है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें एक्सरे रिकमेंड कर लेते हैं। एक्सरे के बाद डॉक्टर देख लेता है कि आया जो बोन टूट गया है एक दूसरे से ज़्यादा दूर है या एक दूसरे के नज़दीक हैं। जब वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो डॉक्टर क्या कर लेता है, क्योंकि डॉक्टर काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, इसी चीज़ में इनकी स्पेशलाइजेशन होती है, वो इन हड्डियों को मतलब वो जानते हैं, उनको अपने हाथों से पकड़ के आराम से दोनों हड्डियों को क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेके आते हैं। जब ऊपर लेके आते हैं फिर ऊपर किसी चीज़ से बांध लेते हैं, यानी बोन्स को अपनी जगह पे लेके आना विदाउट किसी ऑपरेशन के, विदाउट किसी सर्जरी के। तो रिडक्शन की इस टाइप को हम बोलते हैं क्लोज रिडक्शन। यानी इसमें क्या होती है, इसमें सर्जरी नहीं होती, नो सर्जरी, एंड फिजिशियन गेट बैक दी फ्रैक्चर बोन टू देयर पोजीशन बाय हैंड। उसको क्या कर लेते हैं, अपने हाथों से लेके आते हैं, क्योंकि बाहर अक्सर हड्डियाँ इस तरह टूटती हैं कि बाहर जख्म नहीं आता, अंदर की तरफ क्या होते हैं, तो उनको क्या कर लेते हैं, यानी इनके एंड एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। वो एक्सरे में इस चीज़ को देखते हैं कि बोन कितना साइड पे आया हुआ है, ऊपर है, नीचे है, इसके अंदर कितना एंगल बन रहा है, आया उसको मैं क्लोज रिडक्शन से ठीक कर सकता हूँ या उनके लिए सर्जरी की ज़रूरत होगी। तब अगर वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे तो हाथों से वो क्या कर लेता है, उसको दबा लेता है, एक दूसरे के ऊपर लेके आता है, फिर पट्टी से बांध लेता है। तो इसको बोलते हैं क्लोज रिडक्शन। सेकंड हमारे पास है ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में क्या है कि फॉर एग्जांपल ये बोन है, क्या है, बोन है। अब ये बोन एक दूसरे से काफ़ी दूर हुआ, काफ़ी सेपरेट हुआ, यानी क्या होगी कि फ्रैक्चर क्या है, मेजर फ्रैक्चर है, मतलब माइनर नहीं है। जो मतलब इनकी हड्डी जो टूटी हुई है, ज़्यादा टूटी हुई है कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है। जब डॉक्टर एक्सरा कर देता है, एक्चुअली जब ज़्यादा फ्रैक्चर होता है तो उनके अंदर क्या होते हैं, जख्म भी बाहर की तरफ आता है और उसको क्या कर लेता है, उनके लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर इनके अंदर क्या लगा लेता है, एक किस्म का राड लगा लेता है या कोई पिन लगा लेते हैं या कोई वायर लगा लेते हैं। ज़्यादातर राड फिर अंदर रह जाते हैं और वो इनके अंदर पेन रहता है लिटिल बिट थ्रू आउट द लाइफ।
तो ओपन रिडक्शन में क्या होती है कि इनमें ओपन सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी होती है, एक किस्म का ऑपरेशन होता है और दरमियान में क्या लगा लेते हैं, दो बोन्स को आपस में एक ही लाइन पे लेके आते हैं और ये इनके अंदर या वायर लगा लेते हैं या कोई राड लगा लेते हैं या कोई पिन लगा लेते हैं। तो रिडक्शन को बोन्स को अपनी जगह पे लेके आना, उसको कनेक्ट करना राड के ज़रिए, वायर के ज़रिए या पिन के ज़रिए, और ओपन सर्जरी जिसमें होती है इसको हम बोलते हैं ओपन रिडक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है ट्रीटमेंट में वो है रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट किस चीज़ को बोलते हैं, रीअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, री बोलते हैं यानी दोबारा को बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं एक ही लाइन में लेके आना, यानी दोनों बोन्स को एक ही एक्सिस पे लेके आना, इसको बोलते हैं रीअलाइनमेंट बोलते हैं। थर्ड स्टेज हमारे पास है इमोबिलाइजेशन। क्या है, इमोबिलाइजेशन। अब क्या हो गया, या क्लोज रिडक्शन डॉक्टर ने किया है या ओपन रिडक्शन किया है। इमोबिलाइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं ग्लू के ज़रिए, उसके ऊपर या एल्फी लगाते हैं या समद बॉन्ड लगाते हैं या ग्लू लगा लेते हैं, तो कहते हैं कि इसको कुछ टाइम तक ना छेड़ो ताकि इनके अंदर क्या हो, मजबूत हो जाए, बॉन्डिंग तेज़ हो जाए। इनको ना छेड़ना यानी इनको हरकत ना देना, इनके मूवमेंट ना करना। एग्जैक्ट यही मैकेनिज़्म हम यहाँ बोन्स में भी अप्लाई कर लेते हैं कि जो बोन्स फ्रैक्चर हुआ है, ब्रेक हुआ है, आइदर वो क्लोज रिडक्शन का है या ओपन रिडक्शन का है, इसको हम क्या कर लेते हैं, छेड़ते नहीं हैं, यानी इनकी मूवमेंट नहीं करते। अगर हम उनकी मूवमेंट करेंगे तो जो बोन्स के सेल है इनके अंदर बॉन्डिंग नहीं होगी, वो बोन्स क्या होगा, रिपेयरिंग का प्रोसेस इसमें नहीं होगा। लिहाजा हम क्या कर लेते हैं, उसको रेस्ट कंडीशन पे रखते हैं। किस कंडीशन पे रखते हैं, रेस्ट कंडीशन पे रखते हैं, और इसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन। अगला हमारे पास जो स्टेप है वो है हीलिंग का प्रोसेस है। हीलिंग का जो प्रोसेस है हमारे पास ये लेता है अबाउट 8 to 12 वीक्स, यानी ज़ख़म के भरने को बोलते हैं। अब क्या हो गया, बोन्स को हमने एक ही अलाइनमेंट पे लेके आ रहा है। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास कमिंग टॉपिक है उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इनके अंदर क्या होगी, हीलिंग, ये ज़ख़म भरेगा, नॉर्मल बोन बनेगा जिस तरह पहले से मौजूद था। अब हीलिंग का प्रोसेस 8 से 12 हफ्ते का टाइम लेता है, और हीलिंग का प्रोसेस फिर भी डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड कर लेता है। अगर वो क्या है, मतलब ओल्ड एज का बंदा है, तो ओल्ड एज में क्या होती है, हीलिंग प्रोसेस स्लो होती है। इस वजह से स्लो होती है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं इनके अंदर इनका ब्लड प्रेशर लो होता है, और लो ब्लड प्रेशर की वजह से बोन्स के अंदर डिपोजिशन मिनरल्स की क्या होती है, स्लो होती है, यानी इन हीलिंग के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं वो ब्लड से बोन की तरफ स्लो जाते हैं, और इस वजह से ओल्ड एज लोगों में क्या होते हैं, हीलिंग का प्रोसेस स्लो होता है। और इस तरह जो बोन्स है यानी वेट बियरिंग बोन्स, वेट बियरिंग बोन्स, वेट बियरिंग बोन्स वो बोन होते हैं जिसमें हमारे बॉडी पे ज़्यादा, जिस तरह के हमारे टांग के बोन्स है, हमारे लेग्स के बोन्स है, तो उनके अंदर भी हीलिंग का प्रोसेस इस वजह से स्लो होता है क्योंकि इन पे लिटिल बिट क्या होती है, मूवमेंट आती है, जिसकी वजह से वो उनकी बॉन्डिंग सही तरीके से नहीं होती है, लेकिन क्या होती है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो फेजेस ऑफ रिपेयरिंग है कि रिपेयरिंग कुछ फेजेस में होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फेजेस हैं जो कि बोन्स को जोड़ते हैं, बोन्स की रिपेयरिंग में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो देयर आर 5 मेजर स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स। 4 फेजेस में होता है, 4 फेजेस। पहला जो हमारे पास स्टेप्स है उसको हम बोलते हैं हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा फॉर्मेशन, हेमाटोमा फॉर्मेशन किस चीज़ को बोलते हैं और किस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास क्या है, एक बोन है, एक हड्डी है। अब इस हड्डी के साथ साथ अगर ये हड्डी टूट गई, क्या हो गई, टूट हो गई, तो इस हड्डी के में होते हैं ब्लड वेसल, इनके अंदर भी होते हैं, इसके सराउंड में भी होते हैं। हमारे पास क्या है, एक बोन है, बोन क्या हो गया, टूट गया, वहाँ पे मौजूद होते हैं ब्लड वेसल्स, इनके दरमियान में भी मौजूद हो सकते हैं, सराउंडिंग पर भी मौजूद होते हैं। लिहाजा वो जो ब्लड वेसल्स हैं या जो ब्लड कैपिलरीज है वो टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इनसे ब्लड निकलता है, क्या निकलता है, ब्लड निकलता है, और उस एक किस्म का ब्लड क्लॉट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं हेमाटोमा। क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या मास ऑफ ब्लड क्लॉट, मास ऑफ ब्लड क्लॉट is called as hematoma, is called as hematoma। एक किस्म का क्या बन गया, जख्म बन गया, वो खून यहाँ पे जम गया। अब जो ही ब्लड के कैपिलरीज कट ऑफ हो गया, यहाँ पे जो सेल्स है, चूंकि ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन लेके जाना होता है, दूसरा खुराक लेके जाना होता है, तो यहाँ पे जो ब्लड के कैपिलरीज कट ऑफ हो गए, तो ब्लड के ज़रिए ब्लड क्या लेके आते हैं, फूड को लेके आते हैं। लिहाजा फूड तो नहीं लेके आ सकते क्योंकि ये कट हो गए। क्या होते हैं, जो यहाँ पे सेल्स मौजूद होते हैं वो सेल क्या होते हैं, सेल डैमेज हो जाते हैं, सेल बिकम डेड, मतलब सेल की क्या होती है, डेथ हो जाती है, और जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, और इस तरह क्या होता है, पेन होता है बोन के अंदर, यानी हेमाटोमा फॉर्मेशन। इसको मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। हेमाटोमा फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब हड्डी टूट जाए वहाँ पे होते हैं ब्लड वेसल, अंदर की तरफ भी होते हैं, बाहर की तरफ भी होते हैं। ब्लड वेसल का काम सेल्स को खुराक पहुँचाना। अब ब्लड वेसल भी कट गए जब हड्डी टूट रही थी, लिहाजा वो खुराक को नहीं लेके आ सकते, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मौजूद सेल्स होते हैं इस एरिया में वो क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जो यहाँ पे टिश्यू है वो स्वोलन साइज में बढ़ जाता है, और इस तरह यहाँ पे एक किस्म की इन्फ्लेमेशंस होती है, पेन होता है। और ये जो हमारे पास ब्लड के कैपिलरीज या जो हेमाटोमा है, इससे हमारे पास हेमरेज भी होता है, यानी हेमरेज। हेमरेज किस चीज़ को बोलते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग को बोलते हैं। किस चीज़ को बोलते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग को बोलते हैं। यानी अगर खून अंदर की तरफ जाए और अंदर जम जाए तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं बोन हेमरेज। तुम लोग कॉमनली सुनते आ रहे हो, कहते हैं कि फलाने बंदे को ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज की उसके ब्रेन के अंदर, यानी जो कैपिलरीज हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर लेते हैं वो डिमेट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और क्या होता है जो ब्लड है ब्रेन के साथ वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, एक किस्म का क्लॉट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बोन हेमरेज हो जाता है। अगला जो हमारे पास स्टेप्स है वो है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। सेकंड हमारे पास है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। सॉफ्ट कैलस, सबसे पहले आते हैं कैलस की तरफ आते हैं। कैलस किस चीज़ को बोलते हैं, कैलस बोलते हैं यानी जख्म, जब यहाँ पे क्या हो गई, चोट आ गई स्किन के अंदर, तो मतलब वो जगह ठीक होने से पहले जो ब्लड जमा होता है एक किस्म की वो ब्लैक कलर का वो जमा होता है, जिसको हम बोलते हैं कैलस बोलते हैं। जिस तरह के क्या कर लेते हैं, हम किसी दरख्त को कुल्हाड़ी से मार देते हैं, तो जब वो जगह ठीक होती है एक किस्म की पतरी से वो वहाँ पे एक किस्म की लाइन बन जाती है, ब्लैक कलर की मास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। तो सॉफ्ट कैलस में ये होता है कि पहले सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन में कि पहले जो यहाँ पे ब्लड के कैपिलरीज या ब्लड वेसल डैमेज हुई होती है उनके अंदर क्या होती है, रिपेयरिंग हो जाती है, रिपेयरिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज। दोबारा से वो क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। जो ही ब्लड कैपिलरीज बन जाते हैं, यहाँ पे एक किस्म के सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, वो लेके आते हैं, टू टाइप्स के सेल को लेके आते हैं। एक होते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल्स, और सेकंड होते हैं हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स।
ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। यानी जहाँ पे फ्रैक्चर आया हुआ है फिब्रियोब्लास्ट सेल्स वहाँ पे पैदा करते हैं, कोलेजन को पैदा कर लेते हैं, जो कि प्रोटीन से हमने पहले ही डिस्कस किया था कि बोन्स के अंदर प्रोटीन क्या है, कोलेजन है। और वो यहाँ पे कौन से सेल्स है, यानी दो टाइप्स के सेल आ गए, यहाँ पे माइग्रेट हो गए, जिस जगह पे फ्रैक्चर आया है फिब्रियोब्लास्ट सेल्स है, दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है। तो जो फिब्रियोब्लास्ट सेल्स है ये कोलेजन को पैदा कर लेते हैं, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है ये क्या कर लेते हैं, बोन फार्मिंग सेल्स, बोन फार्मिंग सेल्स, यानी क्या कर लेते हैं, बोन को यहाँ से जुड़ने को, उस फ्रैक्चर को ठीक करने में बोन की फॉर्मेशन दोबारा से स्टार्ट होती है। लेकिन इस केस में यानी जो मिनरलाइजेशन होती है वो इतना ज़्यादा नहीं होती, लो मिनरल यहाँ पे क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। थर्ड हमारे पास जो फेज है उसको हम बोलते हैं बोनी कैलस फॉर्मेशन। थर्ड है हमारे पास बोनी कैलस फॉर्मेशन। बोनी कैलस फॉर्मेशन का यानी यहाँ पे जो फ्रैक्चर की जगह बन रहा था पहले सॉफ्ट टिश्यू बन जाते हैं, उसके बाद ये सॉफ्ट जो टिश्यूज हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, बोन में। यानी यहाँ पे इनकी क्या होती है, मिनरलाइजेशन होती है, एक किस्म की इनकी कैल्सिफिकेशन होती है और वो क्या होते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, और दूसरे को हम नाम देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोलते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स यानी ये क्या कर कंटिन्यूसली इसकी फार्मिंग करता है, कंटिन्यूसली बोन को आपस में जुड़ रहा है, कंटिन्यूसली बोन की मिनरलाइजेशन कर रहा है, उसके अंदर मिनरल्स की डिपोजिशन कर रहा है, फार्मिंग ऑफ बोन्स कर रहा है कंटिन्यूसली। ऑस्टियोक्लास्ट जिसको हम बोलते हैं बोन डिसॉल्विंग सेल्स बोलते हैं या बोन ब्रेकिंग सेल भी बोलते हैं, बोन डिसॉल्विंग सेल्स, इनका क्या काम होता है, इनका काम ये होता है जब फ्रैक्चर बनता है, हड्डी टूटती है, तो हड्डी के टूटने मतलब छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े साइडों पे चले जाते हैं, जिसको डेब्रिस का वर्ड यूज़ किया है बुक वालों ने। तो वो छोटे छोटे हड्डियाँ क्या कर लेते हैं, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल से उन छोटे छोटे हड्डियों को जो कि ब्रेकडाउन के वक्त साइडों पे चले गए, उनको क्या कर लेते हैं, उनको डिसॉल्व कर लेते हैं, उनको ख़त्म कर लेते हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट उसको क्या कर लेता है, उसकी कंटिन्यूसली क्या करता है, फार्मिंग करता है, उसको कंटिन्यूसली क्या करता है, बना देता है। और ये हमारे पास यानी जब इंजरी हो जाए, इंजरी के अबाउट है, हम बुक में लिखा हुआ अबाउट 3 to 4 वीक्स, 3 to 4 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है। जब इंजरी हो जाए, इंजरी के बाद सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन और जो बोनी कैलस फॉर्मेशन है ये इंजरी के 3 से 4 हफ्तों बाद, और ये डिपेंड कर लेता है अबाउट 2 से 3 मंथ में क्या होता है, बोन रिपेयर हो जाता है। अगला जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो है रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग किस चीज़ को बोलते हैं, फर्निशिंग का वर्ड यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। जिस तरह हम क्या कर लेते हैं, घर बना देते हैं। अब घर की हम क्या करते हैं, फर्निशिंग कर लेते हैं, यानी पेंट देते हैं, उनकी डेकोरेशन कर लेते हैं, इनको खूबसूरत बना देते हैं। तो हमारी बॉडी भी एग्जैक्ट क्या कर लेती है, बोन को बना दिया। अब उस बोन की क्या कर लेते हैं, रीमॉडलिंग करते हैं, इसकी फर्निशिंग कर लेते हैं, ताकि ये बोन एग्जैक्ट उसी तरह से बन जाए जिस तरह के पहले से था, और वो फंक्शन उसी तरह परफॉर्म करे जिस तरह के पहले था। तो इसको बोलते हैं रीमॉडलिंग का बोलते हैं। लेकिन जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है ये वेरीज करता है। सबसे जो तेज़ होता है बच्चों के अंदर रिपेयरिंग का प्रोसेस तेज़ होता है, सेकंड नंबर पे एडल्ट के अंदर। जो ओल्ड एज पीपल है इसके अंदर रिपेयरिंग ऑफ बोन का प्रोसेस क्या होता है, इंतहाई स्लो होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।